नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने नाम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बजाज समूह। हाँ, बिल्कुल। बजाज का नाम तो मतलब हर किसी ने सुना ही है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो बेसिकली बजाज समूह पर एक विस्तृत वीडियो समरी बनाने की योजना से आई है। तो कोशिश रहेगी कि इस समूह के इतिहास, इसके अलग-अलग कारोबार, महत्वपूर्ण पड़ाव और भविष्य की रणनीतियों को समझें। काफी दिलचस्प रहेगा ये। हाँ, क्योंकि बजाज सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में भी एक बड़ा नाम है। ये जैसे एक घरेलू नाम बन गया है ना। बिल्कुल, एक भरोसे का प्रतीक भी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। इसकी जड़ें कहाँ हैं? हाँ, ये कहानी शुरू होती है जमनालाल बजाज से। 1926 में मुंबई में उन्होंने नींव रखी। वो दौर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल। आज़ादी की लड़ाई का दौर, स्वदेशी का माहौल, और जमनालाल बजाज वो सिर्फ उद्योगपति नहीं थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। गांधी जी के काफी करीबी थे। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम से बहुत गहरे जुड़े थे। तो जाहिर है समूह के शुरुआती मूल्यों पर इसका असर तो पड़ा ही होगा। तो 1926 में शुरुआत हुई। लेकिन शुरू में क्या करते थे ये लोग? मतलब बिजनेस क्या था? देखिए, शुरुआत में तो जैसा आपने कहा, नींव पड़ी, कारोबार धीरे धीरे बना। शुरू में फोकस ट्रेडिंग पर था, कुछ छोटे मोटे उद्यम थे। अच्छा। असली कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, वो ऑटो वाला पार्ट। 1945 में बजाज ऑटो। लेकिन मजे की बात यह है कि शुरू में ये गाड़ियां बनाते नहीं थे। नहीं नहीं, शुरू में वो इंपोर्ट करते थे विदेशों से, खासकर इटली से। 2 व्हीलर 3 व्हीलर लाते थे और यहाँ बेचते थे। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, ये इंपोर्ट और बिक्री का मॉडल कुछ साल चला। फिर आया 1959। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। बताइए। जब बजाज ऑटो ने फैसला किया कि अब हम खुद बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में उतरेंगे, ओके। उन्होंने इटली की पियाजियो कंपनी से लाइसेंस लिया वेस्पा स्कूटर बनाने का। अरे वाह, वेस्पा! हाँ, ये एक आप कह सकते हैं युगांतरकारी कदम था। सिर्फ बजाज के लिए नहीं, भारत के लिए भी। सही बात है। उस समय तो गाड़ियों के ऑप्शंस बहुत कम थे। बिल्कुल। और वेस्पा ने तो लाखों लोगों को मोबिलिटी दी, मतलब कहीं आने जाने की आज़ादी। सोचिए, वो लाइसेंस लेना, फिर यहाँ फैक्ट्री लगाना, बनाना आसान नहीं रहा होगा। हाँ, टेक्नोलॉजी, पैसा, फिर मार्केट बनाना, काफी कुछ लगा होगा। यकीनन। इसी ने शायद बजाज को वो हमारा बजाज वाली पहचान दी है ना। हाँ, बिल्कुल। वो स्कूटर घर घर की कहानी बन गया। चलिए, अब आज की बात करते हैं। समूह के जो मुख्य हिस्से हैं, बजाज ऑटो तो है ही सबसे बड़ा नाम। हाँ, बजाज ऑटो तो आज मतलब दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरर्स में है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर, हम्म। मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, सड़कों पर हर जगह दिखते हैं इनके प्रोडक्ट्स। और सिर्फ भारत में नहीं। हाँ, एक्सपोर्ट भी तो बहुत करते हैं ये। बिल्कुल। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, कई देशों में इनकी जबरदस्त पकड़ है। ये दिखाता है कि कितने बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। ऑटो के अलावा जो दूसरा बड़ा पिलर खड़ा हुआ है पिछले कुछ दशकों में, वो है फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। हाँ, ये तो कमाल की कहानी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन, फिर एसएमई फाइनेंसिंग, कमर्शियल लेंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, बहुत कुछ करते हैं ये। ये डाइवर्सिफिकेशन कमाल का है। मतलब एक ऑटो कंपनी से इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी कैसे बन गई? हाँ, यहाँ आकर्षक बात यही है कि ये ट्रांजिशन कितना सफल रहा। बजाज फाइनेंस ने जिस तरह टेक्नोलॉजी को यूज किया, छोटे छोटे लोन फटाफट मंजूर करने का जो मॉडल बनाया, उसने तो रिटेल फाइनेंसिंग का चेहरा ही बदल दिया भारत में। हम्म। और इसका फायदा ये भी है कि ग्रुप सिर्फ ऑटो सेक्टर के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, ये बात सही है। रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल। अगर ऑटो बिक्री धीमी है तो फाइनेंस संभाल लेता है। एक तरह का बैलेंस बन जाता है। कल्स, पंखे, लाइट्स, होम अप्लायंसेस, काफी पुराना और जाना माना नाम है ये भी। और वो हेयर ऑयल वाला बजाज कंज्यूमर केयर। हाँ, बजाज कंज्यूमर केयर। बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल तो बहुत पॉपुलर है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और इनके अलावा भी कुछ बिजनेस हैं इनके, जैसे शुगर, स्टील वगैरह में भी हैं। बाप रे, काफी फैला हुआ काम है। हाँ, ये दिखाता है कि उन्होंने एक ही सेक्टर पर दाव लगाने के बजाय रिस्क को फैलाया है। हर बिजनेस की अपनी चुनौतियां हैं, अपने अवसर हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये ग्रुप को मजबूती देता है। लेकिन इतने अलग अलग बिजनेस चलाना भी तो मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सबके लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, अलग मैनेजमेंट फोकस, मार्केट की समझ भी अलग अलग चाहिए। आसान नहीं है ये। जरूर। अच्छा, अब कुछ माइलस्टोन्स की बात करते हैं जिन्होंने बजाज को यहाँ तक पहुँचाया। बजाज ऑटो की पल्सर रेंज, वो तो मतलब। हाँ, पल्सर तो गेम चेंजर थी। बिल्कुल। जब वो आई तब इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट ज्यादातर कम्यूटर बाइक्स का था। हाँ, 100 सीसी वाली। एग्जैक्टली।
पल्सर ने परफॉर्मेंस और स्टाइल का एक नया तड़का लगाया, युवाओं को टारगेट किया, स्पोर्टी डिजाइन, पावरफुल इंजन, उसने एक नया सेगमेंट ही खोल दिया और बजाज को मोटरसाइकिल मार्केट में एक लीडर बना दिया। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये मार्केट को समझने और उसे बदलने का एक क्लासिक केस है। और अभी हाल में पुराने चेतक का इलेक्ट्रिक अवतार में वापस आना, ये भी काफी चर्चा में रहा। हाँ, चेतक ईवी, ये बहुत ही सोचा समझा कदम लगता है। एक तो वो चेतक नाम का नॉस्टैल्जिया, वो भावनात्मक जुड़ाव, बिल्कुल। और दूसरा ये दिखाता है कि कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर सीरियस है। उन्होंने ईवी के लिए अलग से फैक्ट्री लगाई है, ग्रीन मोबिलिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हाँ, तो ये फ्यूचर रेडी होने की तैयारी है। ये दिखाता है कि बजाज सिर्फ आज के मार्केट पर नहीं, कल के ट्रांसपोर्टेशन पर भी नजर रखे हुए है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी। ईवी मार्केट अभी नया है। बहुत चुनौतियां हैं, टेक्नोलॉजी नई है, कंपटीशन बहुत है, कई नए स्टार्टअप्स आ गए हैं, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन ही रहा है। चेतक ईवी को इन सब के बीच अपनी जगह बनानी है। इन नए इनोवेशन से पहले वो जो 1959 वाला कदम था, वेस्पा लाइसेंस वाला, उसकी अहमियत भी बहुत रही होगी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने में। अरे बिल्कुल, वो नींव थी। उसी ने तो आगे के सारे डेवलपमेंट को मुमकिन बनाया। मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज हासिल करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखना, क्वालिटी पर फोकस करना, ये सब उसी दौर की देन है। सही कहा। अच्छा, हाल के प्रदर्शन और रणनीति पर आते हैं। बजाज ऑटो आज कितना प्रोडक्शन कर रहा है और एक्सपोर्ट पर काफी फोकस है इनका, है ना? हाँ, प्रोडक्शन तो मतलब लाखों गाड़ियों का है सालाना, और एक्सपोर्ट बहुत मजबूत है इनका। करीब 40-50% प्रोडक्शन बाहर जाता है। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, इससे वो किसी एक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहते और ग्लोबल ब्रांड बनता है। ये स्ट्रेटजी काफी कामयाब रही है, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। वहाँ इनके 3 व्हीलर और सस्ती बाइक्स बहुत चलती हैं। और फाइनेंस सेक्टर में क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है? फाइनेंस में वो लगातार अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। कंज्यूमर फाइनेंस के आगे अब एसएमई और रूरल फाइनेंसिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। छोटे शहरों, गांवों तक पहुंच। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। भविष्य की योजनाओं में जाहिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाना है, अपनी पहुंच और गहरी करनी है, लेकिन साथ ही फिनटेक कंपनी से कंपटीशन और रेगुलेटरी बदलावों पर भी नजर रखनी होगी। जाहिर है, इतना बड़ा ग्रुप है तो चुनौतियां तो होंगी। कंपटीशन सबसे बड़ा चैलेंज होगा शायद। बिल्कुल। ऑटो में देखिए, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, होंडा जैसे पुराने खिलाड़ी हैं, फिर कई नए ईवी प्लेयर्स आ गए हैं। फाइनेंस में बैंकों से, दूसरी एनबीएफसी से और अब फिनटेक कंपनियों से जबरदस्त मुकाबला है। और रेगुलेटरी प्रेशर, सरकार के नियम वगैरह? हाँ, वो तो हमेशा रहता है, खासकर पर्यावरण को लेकर नियम, एमिशन नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स, फिर फाइनेंस सेक्टर में कंप्लायंस। ये सब लगातार बदलते और सख्त होते जाते हैं। इनको पूरा करने में लागत भी बढ़ती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी। और ये जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है ईवीज की तरफ, हाँ। ये भी तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज तो पेट्रोल इंजन में रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है और अवसर भी। ईवी के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी, मोटर, सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल नए फील्ड हैं। लगातार R&D और इन्वेस्टमेंट चाहिए। अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग को भी बदलना होगा, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, खासकर चिप्स और बैटरी की सप्लाई, ये तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा ही है कितनी बड़ी दिक्कत बन सकती है। हाँ, चिप्स शॉर्टेज ने सबको परेशान किया था। बिल्कुल, कोई भी रुकावट पूरे प्रोडक्शन को ठप कर सकती है। लेकिन जहाँ चुनौतियां हैं वहीं मौके भी तो हैं। निश्चित तौर पर ईवी सेगमेंट में ग्रोथ की बहुत संभावना है, भारत में भी और दुनिया भर में भी। अगर बजाज सही स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट लाता है तो वो इस वेव को राइड कर सकते हैं। और भारत का बढ़ता मिडिल क्लास? हाँ, वो तो है ही। खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, तो ऑटोमोबाइल और फाइनेंस दोनों के लिए एक बड़ा अवसर है। एक्सपोर्ट मार्केट में भी अभी काफी गुंजाइश है, उन देशों में जहां अभी किफायती ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। और फिर ग्रीन मोबिलिटी, मतलब पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, आजकल इसकी मांग बढ़ रही है। बहुत ज्यादा। सरकारें भी पुश कर रही हैं, लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन या शायद भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले वाहन, इनकी डिमांड बढ़ेगी। बजाज के पास इसका फायदा उठाने का मौका है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ये जो बाहरी दबाव हैं, रेगुलेशन, कंपटीशन, और जो अंदरूनी ताकतें हैं, विरासत, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, इनके बीच बजाज संतुलन कैसे बनाएगा? क्या वो परंपरा और इनोवेशन को सफलतापूर्वक मिला पाएंगे? ये देखना होगा। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? बजाज सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये जैसे भारतीय इंडस्ट्री के विकास, उसके लचीलेपन और समय के साथ बदलने की क्षमता का एक प्रतीक है। सही कहा। इसने न सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार दिया, बल्कि भारत के शहरों और गांवों का
चेहरा बदलने में भी भूमिका निभाई है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। भारत की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जर्नी में बजाज का योगदान बहुत अहम है। उनके जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, चाहे वो ग्लोबल ऑटो मार्केट में हों या इंडियन फाइनेंस सेक्टर में, और जिस तरह से वो इतने सारे सेक्टर्स में फैले हुए हैं, ये उन्हें इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। आगे की इनकी यात्रा, खासकर अब ईवी और डिजिटल फाइनेंस के इस नए दौर में, वाकई देखने लायक होगी। बिल्कुल। ये चर्चा हमें बजाज समूह की विशालता और उसके सामने मौजूद संभावनाओं और जटिलताओं की एक अच्छी झलक देती है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। शायद हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर इसका जिक्र ना हो, पर सोचने वाली बात है। हाँ, पूछिए। कि इतने अलग-अलग बिजनेस, ऑटो, फाइनेंस, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रिकल्स, इन सबको एक छतरी के नीचे कामयाबी से चलाने का राज क्या है? क्या सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है या हर बिजनेस को अपनी आजादी दी गई है? दिलचस्प सवाल है। और भविष्य में जब हर सेक्टर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता रहेगा या इसे बदलने की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचना वाकई इंटरेस्टिंग होगा।